नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। टॉप एजेंडे की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोपहर 12 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी। 12 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और पर्यटन विभागों से संबंधित है ये तमाम प्रस्ताव और इन पर मुहर लग सकती है। बेहद ही अहम बैठक कैबिनेट की इस बैठक में कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 12 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है और 12 बजे ये अहम और महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो चिकित्सा, शिक्षा, एमएसएमई, स्वास्थ्य से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दोपहर 12 बजे लोक भवन में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, एमएसएमई, स्वास्थ्य को लेकर अहम प्रस्ताव पेश किया जाएगा जिस पर मुहर लग सकती है। 12 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और पर्यटन विभागों से जुड़े ये प्रस्ताव हैं और इन पर मुहर लग सकती है। 12 बजे लोक भवन में बैठक होनी है और इस बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है और ये वो प्रस्ताव हैं जो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। दोपहर 12 बजे लोक भवन में बैठक होगी और इस बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो दोपहर 12 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव अब नजदीकी हैं और ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं तो दूसरी तरफ ये कोशिश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितने भी बचे कुचे कार्य हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा सुविधा उत्तर प्रदेश की जनता को मिले और ऐसे में प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। मुहर लगने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को और भी ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दोपहर 12 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी। 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है? 12 बजे महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इसमें 12 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। विस्तार से बताएं वो प्रस्ताव कौन से होंगे? बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री 12 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 बजे लोक भवन में बैठक संपन्न होगी। निश्चित तौर पर इस दौरान लगभग 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है, जिसमें स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कई प्रस्ताव हैं, साथ ही साथ चिकित्सा, शिक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव हैं, लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव हैं, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कई प्रस्ताव। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा प्रस्ताव अगर एमएसएमई को लेकर बात करें तो एमएसएमई सेक्टर ऐसा रहा जो पिछले 1.5 साल में जिस तरह से धराशायी हुआ, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एमएसएमई जो डिस्ट्रिक्ट से प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा, जो छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के चलते वो काफी प्रभावित हुए। निश्चित तौर पर देखा गया कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने जो एमएसएमई के तहत लगभग 225 करोड़ रुपया, लगभग 30 लाख जो एमएसएमई छोटे उद्योग थे उनको, उनके जो उद्योग कर्मी थे उनको दिया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एमएसएमई को लेकर के सरकार काफी सजग है और उसको लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य महकमे जिस प्रकार से व्यवस्थाएं कोरोना के चलते बिगड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था चलती रहे। इसको लेकर के भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जी अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एमएसएमई हो, इन तमाम चीजों को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा जिस पर मुहर लग सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आपातकाल को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर कटुराघात कर देश पर आपातकाल थोपा था। मैं उन सभी पुण्यात्मा सत्याग्रहियों को नमन करता हूं, सीएम योगी ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है। एक परिवार की राजनीतिक लिप्सा ने 1975 में आज के दिन ही लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट आपातकाल थोपकर मां भारती को बेड़ियों में जकड़ दिया था। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन महामानवों को नमन जिनके बलिदान ने लोकतंत्र की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर मां भारती को गौरव भूषित किया है। तो ये ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देश के इतिहास में 25 जून की तारीख एक विवादास्पद फैसले के लिए याद की जाती है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए आम लोगों के अधिकार का सीमित कर दिया था। इस दौरान सरकार का विरोध करने वाले नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था। इमरजेंसी को स्वतंत्र भारत का सबसे विवादास्पद और गैर लोकतांत्रिक फैसला माना जाता है। इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अगले लोकसभा चुनाव में हार के साथ चुकानी पड़ी थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट में तो नहीं लिखी गई हैं, लेकिन जो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसमें आज 25 जून को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून के खिलाफ सुस्त पड़े आंदोलन को जगाने की कवायद तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बड़े आंदोलन की तैयारी है। पश्चिमी यूपी के कई इलाकों से हजारों किसानों का दिल्ली कूच किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद में भाकियू। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से इस आंदोलन को धार दिया जाए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार ये मांग पिछले साल से उठ रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी नतीजा सामने निकलकर नहीं आया है। हजारों किसानों का दिल्ली को, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर से किसानों का ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था, तीनों ही कृषि कानून को लेकर, और अभी तक लगातार जारी है। तो सहारनपुर के किसान अपने ट्रैक्टर के साथ निकल पड़े हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे और एक बार फिर से इस आंदोलन को तेज करने की कोशिश किसानों की तरफ से की जाएगी। तो किसान आंदोलन को लेकर हमारे संवाददाता के शर्मा की एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। करीब कितने कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं? देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का तांता, कुछ तो लोग आगे भी चले गए हैं जी, और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आ चुके हैं। अभी पता चला है कि अभी मंसूरपुर भी जो है हमारे कम से कम 250 ट्रैक्टर रुके हुए हैं जी। यहाँ मेरठ के आसपास के कितने लोग हैं यहाँ पर भाई? कम से कम 1000 ट्रैक्टर ट्रालियाँ दौराला गांव से चलकर और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर तक कम से कम 50,000 ट्रैक्टर ट्रालियाँ पहुँचेगी। और यहाँ हम पर चाहते हैं, ये पुलिस ने खुलवाया, स्थानीय प्रशासन ने खुलवाया कमरे, या आपके प्रयास है? ये प्रयास किसानों का है और किसान यहाँ के हित के हैं, और ये कॉलेज किसानों का है जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देखते ही देखते यहाँ से पुलिस उठकर चली गई है। एससीओ थे। भाई जी, अब क्या प्रोग्राम है? कल का क्या प्रोग्राम है? कल जो हमारे यहाँ से जो यात्रा गाजीपुर को रवाना होगी और सुबह नाश्ता करने के बाद 9-10 बजे करीब गाजीपुर को रवाना होगी। तो किसान यहाँ पर एक नया तरीके का आंदोलन लेकर चल रहे हैं, जो जात विहीन है, जो बाबा टिकैत का सपना था कि किसान सिर्फ किसान है, बाकी कुछ नहीं है। आज वो सब देखने को मिल रहा है। जो पिछले 1.5-2 महीने से किसान अपने घर पे काम पे लगा हुआ था, इसमें थोड़ा अलकस्सा भर गया था, इसलिए इसे जागरूक करने के लिए यात्रा का दौर शुरू करा है, जिससे किसान में जागृति पैदा हो जाए और दोबारा जोश भर जाए। जी हाँ। कोरोना का डर नहीं है?
कोरोना है ही नहीं, कोरोना तो किसानों में मेहनत करते हैं, इसमें कोरोना कहाँ से आ जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके बहुत सारे लोगों ने वो लगा रखा है मास्क। ये जरूरी है, मास्क जरूरी है, एहतियात जरूरी है। वैसे मेहनती आदमी को कोरोना का कोई डर नहीं है। यहाँ पर तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद के तहत भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत करेगा और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे तमाम किसान और एक बार फिर से ये याद दिलाने की कोशिश की जाएगी कि अभी तक हम माने नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए, इस फैसले को वापस ले लिया जाए। तो किसानों की तरफ से लगातार गुस्सा दिखाया जा रहा है और बार बार ये मांग की जा रही है कि इस कृषि कानून को वापस कर दिया जाए। ये कानून उनके हित में नहीं है, ऐसा किसानों का कहना है और उनकी तरफ से एक बार फिर से आंदोलन को धार देने की कोशिश की जा रही है। तो सुस्त पड़े आंदोलन को जगाने की कवायद में तमाम किसान हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से किसान ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे और फिर यहां से ही एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आएगी जो नवंबर दिसंबर में सामने आई थी 2020 में, जब किसानों ने अपनी मांगों को तेज कर दिया था और लगातार सरकार के सामने ये पेशकश की थी कि हाँ या ना में जवाब हो, कोई संशोधन नहीं, हम ये चाहते हैं कि कानून ही रद्द कर दिया जाए। पिछले करीब 7 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में तेजी लाने के लिए भारतीय किसान यूनियन किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालने की घोषणा कर चुकी है। कृषि कानून के विरोध में 7 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को रफ्तार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन की ओर से सहारनपुर के नागल से शुरू हुई ट्रैक्टर यात्रा अब मुजफ्फरनगर से होते हुए मंसूरपुर पहुंच गई है, लेकिन अब बहुत जल्द गाजीपुर बॉर्डर पर भी तमाम किसान नजर आएंगे। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, 7 महीने से किसान आंदोलन लगातार जारी है। वो बात अलग है कि बीच में हम तस्वीरें वैसी नहीं देख पाए थे जो हम 2020 में देखा करते थे, लेकिन एक बार फिर क्या वैसी तस्वीर हमें आज नजर आने वाली है, क्योंकि तमाम किसान गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में किसान रैली आ रही है और ऐसे में कल की यदि की बात की जाए तो राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया था जिस ट्वीट में लिखा था 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख जो किसान हैं वो आज भी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और 26 तारीख हर महीने में आती है। सरकार को चेतावनी दी थी कि 26 तारीख हर महीने में आती है और इसी बीच सहारनपुर से एक बड़ी किसान रैली आना और उस रैली में बड़ी संख्या में किसानों का होना एक तरीके का एक अंदेशा खड़ा करते हैं कि क्या एक बार फिर से वो 26 तारीख का जो कांड था वो दोहराया जाएगा या कि जो सरकार है उसको पर चढ़ाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि किसान आंदोलन में लगातार लोगों का अलग अलग जगह से आना, जत्थों में आना और उसके बाद एकाएक 26 तारीख से 2 दिन पहले यानी कि 24 तारीख और आज 25 तारीख को बड़ी संख्या में किसान रैली आना जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और सबसे बड़ी चीज उससे एक दिन पहले राकेश टिकैत का ट्वीट, जिस ट्वीट में वो साफ तौर पे कहते हैं 4 लाख ट्रैक्टर और 26 लाख जो किसान है वो आज भी बॉर्डर पे मौजूद है और हर महीने में 26 तारीख आती है, यानी कि वो पहले बता रहे हैं कि जो 26 तारीख को पहले हुआ था 26 जनवरी को हुआ था वो फिर से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे बता दिया है कि अब एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी के चलते बड़ी संख्या में किसानों को फिर से बुलाया जा रहा है। जी लेकिन गौरव, आखिर निकलेगा सॉल्यूशन तो कब निकलेगा? क्योंकि किसानों का ये कहना है कि कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए कि क्या आप कानून को रद्द करेंगे या नहीं। क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि देखिए 2022 में विधानसभा चुनाव है और किसानों को खुश करना बहुत जरूरी है यहाँ। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान यही मान के बैठा हुआ है कि अब सरकार को बिल वापस करना होगा और सरकार
भी ये मान के बैठती है कि ये सरकार के द्वारा लिए गए यदि फैसले को इस तरीके से कोई अड़कर जबरदस्ती वापस करा देता है तो फिर विपक्ष भी इसी नीति को अपनाना ना शुरू कर दे। इसके चलते जो सरकार है जो सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए, क्योंकि किसानों के हित का जो बिल है, इस बिल में जो फायदे हैं, किसानों ने इन बिलों को ना समझा ना इनका इस्तेमाल किया, सिरे से ही दरकिनार कर दिया कि हमें इनसे नुकसान है। हाँ। आखिर जिस चीज को आपने इस्तेमाल नहीं किया, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसको आपने बरत के समझा नहीं, और आप उसे शुरू से कह रहे हैं कि बिल खराब है, हमारे हित में नहीं है, हमारी जमीनें बिक जाएंगी, यानी कि कोई ना कोई ऐसा संगठन है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो पीछे से किसानों को या तो बरगला रही है या किसानों को समझने नहीं दे रही कि आखिर वो कौन है, ये फायदा या हो फिर जाएगा। ये और हो खुद सकता है किसान की तरफ से ही एक रणनीति तैयार की गई है कि इस कानून को बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे, इस कानून को रद्द होना चाहिए। लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे और भी ज्यादा साफ होंगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मुंबई से, जहां एक बिल्डिंग का हिस्सा अचानक से धराशायी हो गया है। अभी तक 40 लोगों को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अभी तक 40 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जेसीबी मशीन के जरिए किसी तरह हटाया जा रहा है धराशायी बिल्डिंग को। फिलहाल 40 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, जेसीबी मशीन्स भी मौके पर मौजूद हैं। इन जेसीबी मशीन्स के जरिए हटाया जा रहा है मलबे को और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। 40 लोगों को अभी तक बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब भी कुछ लोग दबे हुए हैं जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो एक बिल्डिंग का हिस्सा अचानक से धराशायी हो गया। अभी तक 40 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो दबे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही मौके पर एम्बुलेंस भी है। जेसीबी मशीन्स के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक 40 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो जेसीबी मशीन्स के जरिए ही मलबा हटाया जा रहा है। हमारे रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर ये बिल्डिंग कैसे धराशायी हुई? कितने लोग अभी इसमें दबे हुए हैं? कितने लोगों को बचा लिया गया है? जी, अभी तक 40 लोगों को इसमें बचाया गया है। आपको बता दूं कि अभी नवी मुंबई का जो साउथ मुंबई है वो काफी रिच एरिया माना जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेस है, मंत्रालय है, सचिवालय है। उस क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। अभी तक 40 लोगों को बचाया गया है। कितने लोगों की इसमें कैजुअलिटी है ये अभी तक सामने नहीं आया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दूं कि इस साल बारिश में शुरू होने से पहले सरकार ने कुछ इमारतों को, कुछ क्षेत्रों को डेंजर जोन घोषित किया था कि यहाँ पे ये हो सकता है। आपको बता दूं कि पहली ही बारिश में मुंबई का जो सबब एरिया है, जो अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली, दहिसर, मालाड जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमने देखा था कि पहली ही बारिश में पहले 48 घंटे में ही बिल्डिंग गिर के 6 से 7 लोग मरे थे और उसके 24 घंटे बाद फिर से मतलब 12 लोग मरे थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुंबई में बरसातों में इमारतों को नुकसान जो होता है उसके ऊपर ना बीएमसी सीरियस है ना राज्य सरकार सीरियस है। जी हाँ, आनंद, इससे पहले 11 जून को भी मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग गिरी थी और इस हादसे में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। क्या इससे कोई सबक नहीं लिया? क्या इसमें इसके बाद मॉनिटरिंग नहीं की गई कि कौन कौन सी बिल्डिंग जर्जर हैं? ये सरकार को सभी पता है। आपको बता दूं बिल्डिंगें वही गिर रही है जो अवैध रूप से बनाई गई थी। उसके ऊपर जो महाड़ा प्रशासन हो या हाउसिंग डिपार्टमेंट हो वो सख्ती से पेश नहीं आता है, जिसके बदौलत हम देखते हैं कि हर साल बरसात में मुंबई में
बिल्डिंगों का गिरना ये अब आम बात होती जा रही है और सरकार की तरफ से और स्थानिक प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतती नहीं जाती है, जिस कारण आए दिन हम देखते हैं कि मुंबई में अवैध निर्माण होता जा रहा है और हर साल बरसात में इमारतें गिरने की संख्या जो है वो आए दिन बढ़ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आनंद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बिल्डिंग का हिस्सा अचानक हुआ धराशायी और इस बिल्डिंग के गिरने से 40 लोग इसमें दब गए थे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। अब भी कुछ लोग दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।